नागा अर्जुन का तो नाम सुने होंगे, बौद्ध धर्म के महायान जो संप्रदाय है महायान, उसके आपको नागा अर्जुन बताना है कि किस शासक के आपको समकालीन थे। तो एक शासक थे और उनके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। आप समझ गए होंगे ये कौन से शासक हो जाएंगे, राजा कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा कनिष्क के शासन काल में ही इनके ही आप देखोगे कि नागा अर्जुन आते हैं, नागा अर्जुन, ठीक ना, तो जो कि महायान संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। और इनके शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, इसे भी याद रखिएगा, इनके ही समय में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए अपना ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाइए। पहला बौद्ध संगीति पूछता है, अक्सर देखो 4 बौद्ध संगीति है, तुम्हारे एग्जाम में एक जरूर पूछेगा, लिख कर भी रख लो, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। पहला पूछेगा तो किसके शासनकाल में पूछेगा और कहाँ हुआ था ये पूछेगा। तो पहला जो पूछेगा वो राजगीर में हुआ था, और पूछे तुम्हारे समय की किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक। दूसरा पूछे कहाँ हुआ था, तो तुम्हारा वैशाली में हुआ था। पूछे किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा पूछे किसके शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो तुम्हारे ये पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा पूछे तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, चारों को याद रखिएगा, यानी कि इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है। वायुसेना अध्यक्ष के बारे में बताना है, इसमें से 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है, इनका नाम आपको बताना है। देखिए लगाइए यहाँ पर, अनिल चौहान क्या हो जाएंगे, ये हमारे सीडीएस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीडीएस हो जाएंगे। फिर दे रहा है द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति है, पहली महिला आपको क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। पहली महिला में कौन, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे, इसे भी याद रखिएगा। और दे रहे हैं मनोज पांडे, तो मनोज पांडे यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे बी.आर. चौधरी। बी.आर. चौधरी आपको क्या हो जाएंगे, भारत के वायुसेना अध्यक्ष बी.आर. चौधरी हैं, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हरि जी जो है, हरि एक नाम आपको आता है, वो क्या है, हरि जी हैं आर्मी नेवी के, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। और मनोज पांडे जो है वो आर्मी के, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल पर, देखो गवर्नर जनरल का नाम दे रहा है, यहां से अगर गवर्नर जनरल दे रहा है, यहां से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे। फिर तो बंगाल के गवर्नर होते थे, फिर भारत के गवर्नर होने लगे, फिर वायसराय बन गए। ये सब जो अलग अलग समय पर आपको ये इनको दिया गया, पदवी का नाम दिया गया, शक्ति का भी बढ़ोतरी किया गया। यानी देखोगे कि 1857 की जो क्रांति हुआ था, अब वहां से ये वाला पद खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल के जगह पर भारत के वायसराय जोड़ दिया गया। और किसके, आपको देखिएगा किसके प्रति उत्तरदायी कर दिया गया, सीधे महारानी के प्रति, यानी कि विक्टोरिया के प्रति उत्तरदायी कर दिया गया। अब यहां से अब तो तुम लोग से पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसे भी याद रखिएगा। पहले भारतीय पूछे वायसराय या आपको गवर्नर जनरल भारतीय, तो राजगोपालचारी थे, और लास्ट में तो अंग्रेज वाला लॉर्ड माउंटबेटन था ही वायसराय। ये पूछ रहा है कि महाभियोग चलाया गया, इतना पैसा लूटा था इस पर कि देखोगे वारेन हेस्टिंग्स पर क्या हो गया था, महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये महाभियोग से बच गया था। महाभियोग हमारे आर्टिकल 61 में देखोगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वो संविधान के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, यानी कि संविधान के अनुरूप काम नहीं करते। क्वेश्चन 4 देखो, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। डीआरडीओ जो संस्था है, इसका अध्यक्ष आपको बताना है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा रिजल्ट हो गया सिंटू कुमार। रिजल्ट तुम्हारा होना ही था सिंटू कुमार, के बहुत पढ़ने में तुम ठीक थे, डेली क्यूज लगाते थे, मैं देखा था, तो तुम डिजर्व करते हो रिजल्ट। और मतलब यही रिजल्ट नहीं तुम डिजर्व करते हो, आने वाले समय में दरोगा का भी रिजल्ट तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि मैं देखा हूँ लगातार 2 साल 1.5 साल से आप लगातार तैयारी में लगे हो। ये नहीं कि किसी के कहने पर आप फ्लैक्चुएट हो रहे हो कि यहाँ पर हो गया, वहां पर ये हो गया। और इस बार ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट हुआ है, बाकी कहने वाले को कुछ भी कहने दो, ईमानदारी पूर्वक इस बार रिजल्ट काफी ज्यादा हुआ है, ठीक। यानी कि इस बार न ब्लूटूथ भी काम किया है और न ही चोरबाजी काम किया है, लेकिन इस बार कटअप कुछ इसलिए ऊपर चला गया है क्योंकि सीटों की संख्या कम था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, ग्रुप से भी देखोगे बहुत से लड़कों का रिजल्ट हुआ है, और बहुत से लोग मिले भी बोले कि सर जी हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हो जाएंगे समीर वी कामत हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कामत जी जो है आपको डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिखों के एक सैनिक और लड़ाकू जो बनाए थे, यानी कि समुदाय में बदल दिए थे सिख के, ये कौन बदल दिए थे, परिवर्तित कर दिए थे, सिखों को लड़ाकू कर दिए थे, लड़ाकू ये बताना है। लगाइए इसके आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, लगाइए। हाँ, एक आपको 2-3 भर्ती के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, मुझे फुर्सत मिलेगा तो आपका 3 भर्ती आ रहा है।
यानी इसी महीने में हो सकता है कि आपको 3 भर्ती फिर मिलने वाला है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल तहबे की शानदार 3 भर्ती आने वाला है CSBC द्वारा। वो तीनों भर्ती के बारे में मैं आपको जल्द ही जानकारी दूंगा और आप लोग को तैयारी भी करना होगा, बेहतरीन तरीका से रिजल्ट देना होगा। तो सिखों को कौन ने बताया था, बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे? सिखों को जो लड़ाकू बनाए थे कौन बनाए थे? बहुत अच्छा बनाए थे हरगोबिंद सिंह। गुरु हरगोबिंद सिंह लड़ाकू बनाए थे, इसे याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे, अपना पटना में देखिएगा जन्म हुआ था इनका, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ही आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। इसके अभी जो पूछ रहा है महासचिव कौन है, तो महासचिव कौन हो जाएंगे? पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था? एक औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का भाई था, अच्छा माना जाता है उसे शासक, और औरंगजेब को क्रूर माना जाता है क्योंकि वो अपने भाई को ही कत्ल कर दिया था, ठीक ना। ये औरंगजेब के एक भाई था जिसका नाम था दारा शिकोह, और दारा शिकोह देखोगे क्या किया था? उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था, ठीक। बहुत से भारतीय दर्शन ग्रंथ पढ़े थे, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? बताइए, अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, अभी के समय में बताइए कि विदेश मंत्री कौन है। वर्तमान में विदेश मंत्री का आपको नाम बताना है, लगाना है, आप लोग क्वेश्चन लगाइए, ठीक। वर्तमान में जो विदेश मंत्री है ये हो जाएंगे एस जयशंकर। एस जयशंकर है, इसे याद रखिएगा। पहले के IAFS रह चुके हैं, यानी कि जो जैसे आपका UPSC की एग्जाम होता है तो उसमें एक IAFS का भी पोस्ट होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला, वही पहले रह चुके हैं। आपको राजदूत भी बन चुके हैं, रसिया में भी देखोगे और भी क्षेत्र में। इसके आंसर देखोगे बी हो जाएगा, एस जयशंकर, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ये आपको बताना है, लगाइए क्वेश्चन। चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये राणा कुंभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो राणा कुंभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है भैया? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना, ये बताइए। जनजातीय गौरव दिवस आपको जो ऐलान किया गया था मनाने के लिए, ये 15 नवंबर को, हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जो जनजाति में आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? बिरसा मुंडा, तो उन्हीं के देखिएगा, देख, बहुत अच्छा। क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी लगाइए, पीछे मत रहिए, आप लोग भी हाथ जल्दी जल्दी चलाइए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी, पहला नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी यह बताना है। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी, छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी, और किनके किनके बीच में हुई थी आपको बताना है। छत्रपति शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? तो राजा जय सिंह के बीच में हुई थी ना। लगाइए क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, चलो चलो क्वेश्चन लगाओ। यहाँ पर पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? राजा जयसिंह के बीच में हुई थी, और किसके बीच में हुई थी? जयसिंह थे, मतलब कि औरंगजेब के तरफ से राजा जयसिंह थे, और आपको मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे ही थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में थावे उत्सव, थावे कहाँ पर है? थावे के मंदिर घूमे होंगे, जैसे हमारे सासाराम में है ताराचंडी के मंदिर, जैसे भभुआ में पड़ता है मुंडेश्वरी के मंदिर, जैसे पटना में पड़ता है पाटलिपुत्र के मंदिर, यानी कि पाटलिपुत्र जो माता है उनका पटन देवी जिसे कहा जाता है। और हाल ही में थावे, देखो थावे एक जगह का नाम है जो कि बिहार के वो जगह पर पड़ता है जहां पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी थावे कहां पड़ता है? गोपालगंज जिला में पड़ता है। गोपालगंज जिला में देखोगे थावे मंदिर है, इसलिए यहाँ पर थावे उत्सव मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। बताओ गोपालगंज के कौन कौन है जी? यहाँ पर है कौन गोपालगंज के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गोपालगंज, छपरा और सिवान ये सब एकदम सटे हुए जिले हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1877-76 में देखोगे केसरे हिंद की उपाधि इनको दे दिया गया था, जो दिल्ली का दरबार लगा था उसमें। तो ये एक पहला दिल्ली का दरबार देखोगे 1877 के करीब जो लगा था, उसमें इनको केसरी हिंद की उपाधि दे दिया गया था। इस समय ये कौन थी आपको बताना है। मेरे यहाँ बाबा गरीबनाथ के मंदिर है, बहुत अच्छा। हाँ देखो इतना है, जहानाबाद से भी लोग हैं। चलो ठीक है, ये देखो ये जो हो जाएंगे ये लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में देखोगे दिल्ली का जो पहला दरबार लगा था, इसमें ये देखोगे क्या हुआ था, इनको केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। अभी तक 3 बार दिल्ली दरबार लग चुका है। अब देखो लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने बहुत से ऐसे आपको इनिशिएटिव लिए जो कि लोगों के यहाँ के पक्ष में थे।
जैसे कि पंचायती राज का भी शुरुआत करने का जो शुरुआत जाता है अपना ग्राम शासन वाला, वो लॉर्ड रिपन जाता है। नियमित जनगणना करने का जो जाता है लॉर्ड रिपन का जाता है। फैक्ट्री एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा, ये सब देखोगे। फिर लॉर्ड कर्जन सबसे बदमाश था, ये इसका तुलना औरंगजेब से किया जाता है, ये बंगाल का विभाजन किया था, बहुत क्रूर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सुरी बनाती है? ये बताना है, ये कौन सी नदी होती है एक्सुरी बनाती है। ठीक, ये लगाना है आप लोगों को, ठीक ना लगाइए क्वेश्चन। चलो ठीक है, जितने भी गोपालगंज से डिस्ट्रिक्ट से हैं बहुत जल्द थावे घूमने आने वाले हैं लोग, हम लोग, तो थोड़ा अपने घरे से खाना उना लेकर आ जाना तुम लोग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सुरी बनाती है, ये बताना है। इसमें से कौन सी नदी है जो कि एक्सुरी बनाती है? तो देखो एक्सुरी बनाने वाली नदियां देखोगे पश्चिम की ओर जाएगी, यानी कि जाकर अरब सागर में गिरेगी। यानी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी, यानी कि ये देखो खंभात की खाड़ी में ज्यादातर। तो ये देखोगे ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये नर्मदा नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी। ये सभी नदी क्या होती है? एक्सुरी बनाती है। और जाकर किधर गिरती है आप देखोगे? ये आप जाकर गिरती है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां देखोगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो भी होती है वो क्या होती है? डेल्टा का निर्माण करती है, इसे याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी बनाती है। ठीक, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। देखोगे तो वो क्षेत्र में जो चाइना वाला क्षेत्र है, जो प्लेटू है तिब्बत वाला, वहां पर सांगपो कहा जाता है। और ये नदी अरुणाचल प्रदेश से आपको दिहांग के नाम से आती है। और फिर देखोगे ये ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में किस नाम से आपको प्रवेश करती है? तो दिहांग के नाम से ही प्रवेश करती है। मैदानी भाग में किस नाम से? दिहांग के। थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ सेकेंड समय दे रहा हूं कि क्वेश्चन आप लोग क्यूज के थ्रू लगा लिया कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, 1 मिनट आंसर मत देखा करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, कौन हो जाएगा? तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी, यानी अपनी भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो अपनी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। भारत के देखोगे सबसे सहायक लंबी नदी यमुना नदी हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को, दक्षिणी गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को, वृद्ध गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। भारत की देखोगे बिहार की शोक बोला जाता है कोसी नदी को, बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, उड़ीसा के शोक कहा जाता है महानदी को। ये सब आपको याद रखिएगा। असम का अगर उत्पात कोई मचाता है नदी तो वो हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी वहां का शोक कहा जा सकता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी अपना गंगा नदी। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार के 12 जिलों से पास होती है गंगा नदी। सबसे पहले भोजपुर में आपको क्या होती है? इंटर मारती है। सबसे लंबा जो आपको रास्ता तय करती है गंगा नदी, वो पटना जिला में तय करती है, देन उसके बाद भागलपुर जिला में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, कहां भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलकर बन जाती है? देखो ये कौन सी नदी बन जाएगी? अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो ये नदी बन जाएगी आपका मेन गंगा नदी, यानी कि भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। ये कहां पर बन जाती है? तो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहां का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपको क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। फिर हरिद्वार में क्या है? समतल में प्रवेश कर जाती है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ब्रह्मासी नदी है, इसे भी याद रखिएगा। ब्रह्मासी माने 12 मास पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लैगून क्या होता है? ये बताइए। लैगून होता क्या है? अक्सर आप लोग सुने होंगे कि सबसे बड़ा लैगून झील ये फलना ढेकना जो भी, तो लैगून क्या होता है ये आपको बताना है। अच्छे, आज हमको देखे आप शिव शक्ति बाजार। चलो ठीक है, यहाँ देखो लैगून क्या है? लैगून क्या है? एक प्रकार का झील है। लैगून क्या है? एक प्रकार का झील है। आप देखोगे लैगून जो देखोगे कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखो उत्तरी सरकार यानी उड़ीसा वाला तट पर एक बड़ा सा लैगून झील देखने को मिलता है। ठीक ना, ये लैगून झील। यहाँ पर देखोगे पुलिकट लैगून झील मिलता है, जिसकी आंध्र प्रदेश और आपको तमिलनाडु का शेयर करता है। ये सब लैगून झील होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। और भारत के सबसे बड़ा झील जो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है, वो लैगून झील ही है। क्वेश्चन 19 देख लो, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना जो परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। कोयना परियोजना अपना स्थित है मूवी के नगरी में, यानी कि जहां का वित्तीय राजधानी हो जाएगा, यानी जिस राज्य का, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। कोयना परियोजना कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ा ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं बात किया जाएगा। आज क्यूज में 80 क्वेश्चन है, 45 मिनट में खत्म करना है, 50 मिनट में, तो बस क्यूज आप लगाते चलिए और अपना स्कोर बताइएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। लगाइए इसका आंसर।
महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर है? शिव समुद्रम प्लांट पड़ता है कावेरी नदी पर, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं ये महात्मा गांधी जल विद्युत, ये जोग प्रपात पर पड़ता है, और जोग प्रपात कहां पड़ेगा भैया? कर्नाटक में पड़ेगा। कौन सी नदी पर पड़ेगा? शरावती नदी पर पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसमें शामिल है? सामाजिक बीमा और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा दोनों बना सकते हैं कानून, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये समवर्ती सूची में हो जाएगा ना, समवर्ती सूची में हो जाएगा ना। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 22। अभी देखो 3 सूचियां जो बनाई गई है ना, एक होता है आपको कौन? केंद्र स्तर पर केंद्र सूची, राज्य स्तर पर राज्य सूची, और आप देखोगे एक हो जाता है जो दोनों कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची, और अलग अलग सब्जेक्ट भी इसमें डिवाइड किया गया। समवर्ती सूची पर दोनों बना देते हैं। इन तीनों सूचियों के बाद भी एक सब्जेक्ट बच जाता है, मतलब समय के अनुसार जो सब्जेक्ट तुम्हारे आता है, जैसे कि साइबर कानून आ गया समय के अनुसार, और भी बहुत से सब्जेक्ट जो कि संसद के पास चले जाते हैं, यानी अवशिष्ट सूची जो कहा जाते हैं, अवशिष्ट जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं वो संसद के ऊपर चले जाते हैं। आजादी से पहले वो गवर्नर जनरल के पास चले जाते थे। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। भैया हिंदी देखोगे हमारा क्या है? राजभाषा, नॉट के राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारा नहीं है, राष्ट्र मतलब पूरे भारत राष्ट्र की बात कर रहा है, उसका कोई भाषा नहीं है। ये राज्य अपने अपने देखोगे कि हिंदी रखा हुआ है, यानी राजभाषा कौन हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। इसे भी ध्यान में रखिए। आपसे ये पूछेगा क्या राष्ट्रभाषा है? नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, आप जानते ही है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, इसलिए 14 नवंबर को हम लोग हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक देखोगे हिंदी के बारे में उल्लेख किया गया है हमारे अनुच्छेद में, इसे भी याद रखिएगा। हिंदी का लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन 23 देखो, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? जो तुम्हारा रेलवे है या रेलवे के फोर्स है, जिसे आरपीएफ कहा जाता है। देखो एक आरपीएफ होता है, एक अपना बिहार का फोर्स होता है, ठीक ना। लेकिन बिहार के जो फोर्स होता है, जो रेलवे में तुम लोग देखते हो, वो बिहार सरकार का खुद का होता है। लेकिन वो जो फोर्स होता है आरपीएफ जो होता है मेन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स होता है, ठीक ना। और वो देखो कि रेलवे के अंतर्गत आएगा, और संघ सूची के अंतर्गत रेलवे आते हैं, इसे भी याद रखिएगा। डाक भी जो होता है संघ सूची हो जाएगा। ये देखो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? जनगणना भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा। डिफेंस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो संघ सूची के अंतर्गत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 24 देख लो। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब गई थी? भारत में योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वहीं आपको पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनी थी ना, 15 मार्च 1950 को बनी थी ना। बहुत अच्छा। चलो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे इसी पर और क्वेश्चन है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखो नीति आयोग हुआ, नीति आयोग क्या हो चुका है? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग हो या आपको योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो, इसके कौन अध्यक्ष होते हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। भारतीय एकता परिषद का भी। इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? योजना आयोग संस्था पूछे, नीति आयोग संस्था पूछे, ये सब क्या देने के लिए बनाई गई थी? कि परामर्श देने के लिए बनाई गई थी, यानी कि परामर्शदात्री संस्था है। कौन सी संस्था है? परामर्शदात्री संस्था है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। अनेकवाद निम्नलिखित में से किसका एक क्रोड सिद्धांत है? बताओ। अनेकांतवाद जो होता है ये किसका क्रोड सिद्धांत होता है? यानी किस धर्म का कोड सिद्धांत है या किस धर्म का फिलोसफी है, ये बताना है। तो ये धर्म का फिलोसफी होगा कौन सा? जैन धर्म का फिलोसफी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जैन धर्म का फिलोसफी हो जाएगा। अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म के वार्षिक तीर्थंकर भी माना जाता है। बट ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इसे भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी अपने बिहार में ही हुआ था। क्वेश्चन 28 देख लो। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तुम्हारे जो राष्ट्रीय आय है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इसका आकलन पूछ रहा है, कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो करेगा इसमें से कौन से कर जाएगा? लगाओ आराम से, क्वेश्चन हो जाएगा। केंद्रीय संख्यांकी संगठन, CSO करता है। केंद्रीय संख्यांकी संगठन क्या करता
जाता है तुम्हारा। सबसे पहले जो आय का अनुमान लगाया गया था प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय, वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? स्टॉक जो लाभांश होता है, ये देखो कि स्टॉक पर जो लाभ होता है एक्स्ट्रा, और स्टॉक जो लाभांश होता है उन्हें कहा जाता है बोनस शेयर। क्या कहा जाता है? बोनस शेयर हो जाएगा। काफी डीपली क्वेश्चन हो गया ये, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? बोनस शेयर इसे कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। भारतीय संख्यांकित संस्थान ISO का ISI, भारतीय संख्यांकित संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय संख्यांकित संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मोहल्लों के नगर में स्थित है। और मोहल्लों की नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है, मोहल्लों का नगर। इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? इसमें से बताना है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? पाटलिपुत्र को किसने आपको पोलीब्रोथा कहा था? तो ये हो जाएंगे, अपने बुक लिखे थे इंडिका में आप देखिएगा मेगास्थनीज, ये देखो सिलिकोस निकोटर के राजदूत थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के आपको देखिएगा शासनकाल में आए थे। और ये मेगास्थनीज ने आपको एक इंडिका नामक बुक लिखा है, उसी में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। इसका आंसर क्या लगा लोगे आप लोग? इसका आंसर ए लगा लेना। कौटिल्य जो थे ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में थे, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक और प्रशासन पर आधारित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी देखोगे ये आपको खोला जाता है 1954-55 में ना। तो संगीत नाटक एकेडमी देखोगे ये कहाँ पर स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी देखोगे ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। आए देखो क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट, ये आपको बताना है। बताइए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में बताइए, भारत में पहला तो ये हो जाएगा आपका अंबेडकर जो खुला विश्वविद्यालय है, ये 1882 में आपको देखने को मिलेगा। आपको कहां पर? हैदराबाद में, हैदराबाद में देखने को मिलेगा। इसे लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। चलिए, सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है ये बताना है। यार कुछ गंद कर रहा है क्या? जलने जैसा। ये देखो, सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी जो द्रविड़ भाषा है ये कौन सी है आपको बताना है। ये हो जाएंगे आपको तमिल, तमिल हो जाएंगे। सबसे पुरानी जो द्रविड़ भाषा है तमिलनाडु की भाषा है तमिल, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग जो थ्योरी है ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? अरे लिख रहा है चूहा मर गया। अरे चिरकुट आदमी, तुमको कहीं बोले। ठीक, चूहा का ऐसा नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि बाहर में या तो प्लोथिन जल रहा है या कहीं शॉर्ट सर्किट लग रहा है। ठीक, ऐसा गंद आ रहा है। ऐसा नहीं कि चूहा मर गया उसका गंद दे रहा है बाहर में। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये डॉपलर सिद्धांत पर आधारित है। डॉपलर सिद्धांत पर आधारित है, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉपलर सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर लगाया जाता है? ठीक, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर? ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, एक बात ध्यान में रखना, ऐसे ही तुमको ऑप्शन देगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, हाइड्रोजन ये नहीं देगा कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऐसा कुछ नहीं देगा। या तो इंग्लिश में देगा फ्यूजन देगा, ठीक, या फ्यूजन देगा, यही देगा। ऐसे ही आपको जुडिशरी के एग्जाम में दिया था इस बार 32वीं जुडिशरी का। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन में ही क्या होता है कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं, हीलियम में बदलते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन।
हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, जैसे आपको जो तारा वाला होता है एनर्जी, सूरज का एनर्जी, वो भी सेम इसी पर काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? विखंडन होता है, यानी नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन मतलब बड़ा नाभिक को तोड़ना, बड़ा नाभिक को तोड़ना, न्यूट्रॉनों को वार कराकर तोड़ना, एनर्जी मिलेगा। जैसे कि यूरेनियम के नाभिक को तोड़ना, थोरियम के नाभिक को तोड़ना, प्लूटोनियम के नाभिक को तोड़ना और परमाणु बम बनाना, यह परमाणु रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना। यह याद रखिएगा, जब ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा परमाणु को विखंडित कर सो नियंत्रित होगा, या आपको जब ईंधन का हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा सो नियंत्रित किया जाएगा, उसको नियंत्रित यानी कि छोड़ नहीं ना दिया जाएगा विस्फोट होने के लिए, नियंत्रित। लेकिन बम बनाया जाएगा वो हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम हो, अनियंत्रित होगा, क्योंकि वो तो विनाश करने के लिए ही तो बनाया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। हमारे पूरे यूनिवर्स में देखोगे सबसे अधिक हाइड्रोजन मिलता है, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सबसे अधिक हाइड्रोजन। लगाओ क्वेश्चन, ल्यूमन किसका मात्रक है? 7 बेसिक आपको फंडामेंटल यूनिट पढ़े होगे, मूल मात्रक पढ़ोगे 7, तो उसमें से देता है मोल जो हो जाता है पदार्थ की मात्रा का हो जाता है, ठीक ना। अब ये देता है तुमको लंबाई का मीटर दे देता है, किलोग्राम का केजी दे देगा, समय का सेकेंड दे देता है, और दे देता है ल्यूमन दे देता है। ल्यूमन किसका मात्रक है? जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये सब आपको क्वेश्चन देता होगा बेसिक यूनिट जब 7 पढ़ते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, लाल और पिकॉक ब्लू मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? लाल देखो प्राइमरी कलर है और पिकॉक ब्लू जो हो जाएगा सेकेंडरी कलर हो जाएगा। ये बताना है इसमें से जो मिला दिया जाएगा क्या होगा, लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब दो भी आपको प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिलाया जाता है, आपको देखोगे सभी प्राइमरी मिला दिया जाता है, देन ये रंग बनता है। इसमें से कौन सा रंग बनेगा बताइए, लगाइए। बहुत अच्छा, कौन होगा बताओ? चलो ठीक है, कौन बनेगा? सफेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सफेद। 3 प्राइमरी कलर का जो नाम बताना है वो हो जाएगा नीला, हरा, लाल, वो 3 प्राइमरी कलर है। क्वेश्चन नंबर 39, मैक संख्या किसका यूनिट है? जो मैक संख्या यूनिट है ये किसका यूनिट है आपको बताना है। सो मैक संख्या यूनिट है किसका? ध्वनि के, ध्वनि के यूनिट है, ये याद रखिएगा। कोई भी जब आपको ध्वनि तीव्रता से होता है उसको मैक में ज्ञात किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। वैसे ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में भी मापा जाता है, ठीक। ये ध्वनि का बोल रहा है, ध्वनि का नहीं, ठीक। क्वेश्चन 40 देख लो, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यानी पानी में डुबा दिया जाए तो छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होगी। यानी अगर मान लो इसी में से हम किसी को उठा लेते हैं, इसमें एक अरूप प्रसाद है। अगर मान लो अरूप प्रसाद लड़का को ले जाकर इतना बड़ा पानी के कंटेनर में डुबा दोगे और ऊपर से फिर देखोगे तो अरूप प्रसाद एक तो हाइट में छोटा दिखाई देगा। पहला ये गुण देखो इसके कारण होता है, हाइट में छोटा, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। ऊपर वाला क्या चीज होगा? नीचे वाले से थोड़ा टेढ़ा दिखाएगा। फिर ये देखोगे कि इसमें क्या क्या दिखाई देता है, तो थोड़ा टेढ़ा। तो अगर कोई भी अगर डंडा भी पानी में डालोगे तो वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। देखो जो ऊपर वाला भाग होगा ना, जैसे ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों आधा आधा भरना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला भाग में और नीचे वाला भाग में ऊपर खाली रहना चाहिए पानी, नीचे आपको भरा रहना चाहिए आधा, तो टेढ़ा दिखाई देता है। यही जब डंडा पानी में डालते हो तो टेढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो टिल्टेड हो जाएगा अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर जाएगा। ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रकाश के अपवर्तन। जैसे कि टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना हो जाएंगे, जैसे कि छड़ पानी में डालो वो हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा और भी ऐसे अपवर्तन, मतलब सूरज उगते और डूबते समय ऐसा प्रतीत होता है कि डूब गया, ऐसा प्रतीत होता है उग गया, वो भी अपवर्तन के कारण होते हैं। ये सब आपको जो होते हैं अपवर्तन के कारण होते हैं। अगर किसी मछली को मारना है मान लो और स्वरूप प्रसाद को आधा डुबा दिया गया या पूरा डुबा दिया गया मान लो, और उसको मारना, उसके पैर में तीर मारना है, तब उसके पैर में तीर मारने के लिए पता है तुमको कहां मारना पड़ेगा? यानी कि वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा तो उसको नीचे मारना पड़ेगा। थोड़ा क्या होगा? तुमको नीचे मारना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम सोचो कि जहां उसका पैर है हम वहां पर तीर लगाएंगे, फिर वो कहीं और जाकर तीर लग जाएगा, ठीक। तो थोड़ा नीचे मारना पड़ेगा। और इस गुण धर्म को क्या हो जाएगा? इसे अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ऐसे फिनोमिना बहुत देखने को मिलता है अपने लाइफ में भी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 41, तांबा तथा जास्ता मिश्रण है। तांबा तथा जास्ता किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। अक्सर घर में ये बर्तन देखते होगे, ठीक। तांबा तथा जास्ता किसका मिश्रण है? लगाओ इसका। तांबा तथा जास्ता मिश्रण है, यही आपको कौन सा हो जाएगा? पीतल का, जो तुम्हारे शादी में चढ़ाया जाता है ना। हमारे बेटा के पीतल का चढ़ी, तभी हम अब तक फुलहा के भी चढ़ी, पीतल के चढ़ी ना, तो हम ना शादी ना हो, स्टील और एल्युमिनियम पर शादी नहीं होगा।
तो पीतल जो होता है ये तांबा और जास्ता का बनाया जाता है। क्वेश्चन देखो 42, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु का प्रकृति कैसी होगी भैया, याद रखो, धातु की ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये भी याद रखिए। धातु जो होता है क्या होता है, आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, आवाज टन करेगा पीटने पर। ये जो होता है धातु के प्रकृति विद्युत धनात्मक भी होता है, क्या होता है, विद्युत के धनात्मक भी होता है, ये याद रखिए। इसका क्या हो जाएगा 42 के आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, सोडा वाटर है। सोडा वाटर मतलब तुम्हारे पेप्सी कोला भी ले सकते हो, सोडा वाटर मतलब जो दारू में सोडा डाला जाता है वो भी ले सकते हो, लेकिन वो तो पानी होता है एक तरफ से, मान लो। सोडा वाटर मतलब तुम्हारा जो पीने वाला पेप्सी कोला, थम्सम और भी बहुत चीज आ गया है, माउंटेन ड्यू माय फेवरेट, और स्प्राइट, ये सब जो होता है, खोलोगे बोतल तो उसमें से हवा मतलब क्या निकलता है, उसमें से CO2 निकलता है। CO2 क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है। और गैस किसमें मिलाया रहता है, तुम्हारे पानी में। इसलिए जब पानी ऐसे गैस को हिलाते हो तो ये मिला तो रहता है, लेकिन जैसे ही आपको बोतल खुलता है तो बेसिक सी बात है गैस ऊपर की तरफ भागता है, तो ये ऊपर की तरफ भागता है। यानी कि गैस और द्रव का क्या होता है, ये एक विलयन होता है। गैस और द्रव का क्या होता है, विलयन होता है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, हेमेटाइट अयस्क है। बताओ हेमेटाइट, सिडेराइड, आयरन पायराइड्स, ये किसका अयस्क होता है? बताओ, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है। ये सब जो अयस्क होता है ये किसका अयस्क होता है भैया, तुम्हारे लोहा का होता है। क्या होता है, लोहा का ये सब अयस्क होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 45 देख लो, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय हो जाते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्लीय। क्वेश्चन दे तो आराम से आप लोग लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली मैं कराते चलूंगा, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन 40 देख लो, अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। अस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। ये किसकी बीमारी है? अस्टिग्मेटिज्म मतलब होता है दृष्टि वैमनस्य, अबिंदुता। तुम्हारे जो आंख का गोला वाला है ना, उसका आकार में डिफरेंट आ जाता है। तो आप देखोगे कि कभी कभी तुम लोग को देखते होगे, कभी कभी क्या होता है, अचानक अगर कोई चीज तुम देखते होगे या अचानक तुम्हारी आंखियों में क्या होता है कि कोई चीज या तो नजदीक दिखाई देने लगता है या तो दूर एकदम दिखाई देने लगता है या टेढ़ बांगुच दिखाई देने लगता है, तो आंखियां ऐसे से मलते हो फिर से खोलते हो तो सही हो जाता है। ये क्या होता है, अचानक थोड़ी समय के लिए, लेकिन ये जब बड़ी समय के लिए आ जाता है जिसे कहा जाता है अबिंदुता, जिसको आंख की बीमारी हो जाता है। दृष्टि वैमनस्य होता है, यानी तुम्हारे दृष्टि में बेईमानी छिप गया, यानी कहीं नजदीक दिखाएगा, दूर दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाएगा, बांगुच दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, छोटा दिखाने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाता है। आंख का जो गोला होता है वही प्रभावित करता है। क्वेश्चन 47 देख लो, डिप्थीरिया रोग कौन सा होता है भैया? डिप्थीरिया रोग में अंग कौन प्रभावित होगा? बताओ, डिप्थीरिया जो रोग होता है इसमें देखोगे कौन सा अंग प्रभावित होगा? ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया। कभी कभी आप देखते होगे कि अपने यहाँ गला के ऊपर उजला उजला क्या होता है, मतलब सबको नहीं होता है भैया, बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑपरेशन भी इसे करना पड़ता है। तो डिप्थीरिया देखो उजला उजला, कभी कभी नहीं, जीभ कट जाता है या अंदर कट जाता है तो उजला उजला ऊपर धब्बा आ जाता है। जब उजला उजला धब्बा वो बड़े मात्रा में हो जाए, यही यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बड़े मात्रा ऊपर कंठ के तरफ देखोगे, ऊपर की तरफ बड़े मात्रा में हो जाता है उजला उजला, उसे ही वो रोग डिप्थीरिया का संकेतक होता है। बड़ा खतरनाक होता है, कोई खाना चीज नहीं देने देता है, ठीक। यानी कि एक गला का बीमारी हो जाता है। क्या होता है, बैक्टीरियल बीमारी है, गला की बीमारी है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देख लो, BCG के टीके की खोज किस विरोध मतलब किसके लिए किया गया था? बताओ, BCG का टीका लगाया जाता है ना, जो बार बार खांसते हैं, जिनको आपको ऑक्सीजन की जरूरत होता है समटाइम, यानी जिनको आप देखोगे कि अगर रखोगे धुआं में तो उनका क्या हो जाएगा, सफोकेशन बीमारी होने लगता है। और ये BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? TB रोग के लिए। कौन सा हो जाएगा? TB, यानी क्षय रोग के लिए। ये बैक्टीरियल बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्षय रोग हो जाएगा, इसी के लिए तो लगाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है भैया? विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी आंख प्रभावित होगा विटामिन ए की कमी से। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा भैया, रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन ए किसमें सबसे अधिक मिलेगा? आंवला में, आंवला नहीं, गाजर में मिलेगा। किसमें? गाजर में सबसे अधिक मिलेगा। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल नाम है, इसे भी याद रखिएगा। और विटामिन ए खाना चाहिए, बेहतर होता है तुम्हारी आंखों के लिए, ठीक ना, क्योंकि आंखियां सही रहेगा तभी बढ़िया चीज दिखाई देगा। आंखियां अगर खराब हो गया तो समझो कि कुछ बढ़िया चीज ना दिखाई देगा। आगे देखो 50 देख लो, यहाँ पर किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी दिया जाता है, आप जानते हैं कीमोथेरेपी जब देखे होंगे, मूवी वूवी में देखे होंगे, बाल उल छिलवा दिया जाता है और कीमोथेरेपी का इलाज दिया जाता है कि ये सही हो जाए। अक्सर मामले में सही भी हो जाता है, लेकिन बहुत से मामले में नहीं भी सही होता है। यानी ये खतरनाक, सबसे खतरनाक बीमारी और कौन सी बीमारी है वो है आपका कैंसर।
कैंसर क्या करता है, सबसे पहले तुम्हारा बाल झड़ाने शुरू करेगा, सबसे पहले तुम्हारे चेहरे का झुर्री मतलब झुर्रे लगने शुरू करेगा, तुम अगर मोटे हो तो तुमको काफी पतला कर देगा, यानी कि तुम्हारा एकदम हड्डी जैसा हाल हो जाएगा और धीरे धीरे तुम क्या हो जाओगे, निपट जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जो रोगी है उस बारे में बता रहे हैं, तुम लोग को नहीं बता रहे भैया, ठीक ना। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो सकता है। घेंघा को ही गलगंड रोग कहा जाता है और घेंघा जो होता है तुम्हारा गर्दन को प्रभावित करता है, गर्दनवा तुम्हारा मोटा जाता है और देखोगे ये थोरक्सिन हार्मोन जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से उसको प्रभावित करता है। घेंघा को ही गलगंड रोग बोला जाता है। और ये क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक खाओ। क्या बोला जाता है, आयोडीन युक्त नमक खाओ। बचपन में ही ये सब खाया जाता है, ठीक ना। तो आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तो ये रोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है। देश बंधु की उपाधि जो दिया गया है, देश बंधु चित्तरंजन दास को दिया गया है ना। देश बंधु CR दास जिसे बोला जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CR दास हो जाएंगे। इनको देश बंधु की उपाधि दिया गया है ना। हाँ आगे चलो, क्वेश्चन 53, बांग्लादेश के संसद को किस नाम से जाना जाता है। भैया देखो, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था 1970 से पहले। 1970 में क्या हुआ, भारत ने साथ दिया मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान को, क्योंकि बंगाली लोगों को वहां पर प्रताड़ित किया जाता था और जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी अभी के पाकिस्तान जो है वो बड़ा प्रताड़ित करता था, ठीक। तो ये 1971 में देखोगे इसका गठन हुआ और इसके आपको देखोगे संसद का नाम क्या है, संसद का नाम क्या है बताइए, इसके संसद का क्या नाम है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर क्या लगा रहे हो, क्या नाम है। हाँ वाह, पढ़े तो हो भाई। चलो ठीक है, जातीय संसद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सबसे अधिक बताइए, सबसे अधिक इंटरनेशनल बाउंड्री किस राज्य के है, किस देश के। भारत किस देश के साथ सबसे अधिक इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है, सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर मात्र। चलो यहाँ पर बांग्लादेश का संसद का जो हो जाएगा ये जातीय संसद कहा जाता है, इसे याद रखिए। आगे चलते हैं, यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है। तो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है, ये कौन हो जाएंगी बताइए। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी, लगाइए। टीका कह रहा है सर आप कितने सही क्वेश्चन किए थे मध्य निषेध में और कौन पेन यूज किए थे टारगेट। ये पेन से क्या मतलब है, हम ब्लू पेन का यूज करते हैं अक्सर, जो भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें ब्लू पेन करते हैं। शुरू के 80 को क्वेश्चन बस मुझे देखना था, तो शुरू के 80 को क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और जो भी सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं कि सब सही ही होगा, लेकिन शुरू के 80 को क्वेश्चन में मुझे लगता है कि तुम्हारा जो EWS का कटअप गया होगा, मुझे अभी बता देता हूं आप लोगों को, वो गया होगा तुम्हारा 73 से 75 के बीच में या 70 और 75 के बीच में गया होगा, ठीक। मतलब मुझे जहां लग सकता है, और जनरल का गया होगा तो वहीं आपको देखोगे कि लगभग 78 के करीब गया होगा, इससे अब मतलब ज्यादा नहीं गया होगा, ठीक। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है, ये हो जाएंगे मार्गरेट थ्रेसर। मार्गरेट थ्रेसर हो जाएंगे ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। और सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व के पूछे ये हो जाएंगे श्रीमाव भंडारनायके, जो श्रीलंका के बनी थी। अपने भारत से कौन पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। क्वेश्चन 55 देख लो, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है। प्रथम व्यक्ति का नाम पूछ रहा है जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, ठीक। बाक झूठ बोल रहे हैं, बेरोजगार विजय बोल रहा है, बाक झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं बताओ, क्या तुम लोग को दिखाए बताओ। अरे तुम लोग को क्या दिखाया जाए बताओ, रिजल्ट दिखाए अपना भी रिजल्ट दिखाएं जो आया है। रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। हम झूठ क्यों बोलेंगे तुम लोगों से बबुआ बचवा, हम झूठ क्यों बोलेंगे बताओ। जो रिजल्ट आता है उसका मैं साफ दिखा देता हूं। इसका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन ये देख लो, रामचरितमानस का रचयिता कौन है। रामचरितमानस के जो रचयिता है ये बताना है कौन हो जाएंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे बताओ, ठीक। रिजल्ट देखोगे तुम लोग, बताओ रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे। सो रामचरितमानस के रचयिता हो जाएंगे तुलसीदास ना, तुलसीदास हो जाएंगे रामचरितमानस। आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर रामायण पूछे तब हो जाएंगे वाल्मीकि ना। क्वेश्चन यहाँ पर देखो 57 देख लो, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था। हिंदी को अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया कि संघ के राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया। तो यहां पर तुम्हारा बताना है क्या हो जाएगा। तो हिंदी को जो अपनाया गया था ये 14 को अपनाया गया था और 1949 में। चलो ठीक है, 1949 में हिंदी को अपनाया गया था, ठीक।
आगे तो क्वेश्चन नंबर 58, स्वराज्य के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति। ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, फिर देखते तुम लोग क्या लगा रहे हो आंसर। ठीक, इस आंसर में लगाओ। ये देखो स्वराज्य के बारे में तो बहुते लोग बात किए हैं, लेकिन स्वराज्य के बारे में एक बार एक सीट खा गए। अरे हम एक सीट नहीं खाए हैं, तुम लोगों की कसम यार, हमको ना पता था कि हमने इतना क्वेश्चन किया फिर भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम बस यही सोच कर चल रहे थे कि बस ऐसे ही बैठे हैं, मन लग ना रहा था, मतलब देख रहे थे चोरों को पकड़वा रहे थे, कुछ पकड़वाए चोरों को, फिर मन ना लग रहा था, हमको समझ में ना रहा था। नहीं तो ये 2-3 लड़की बोली थी एंग्री अनु के सर जी आप कीजिएगा मत, बस क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन ही देखने के बहाने गए थे कि क्वेश्चन देख लेंगे किस टाइप से आया है, और बस बैठ कर ऐसे ऐसे लगा रहे थे। अस्सी को क्वेश्चन पता नहीं हाथ से कैसे लग गया, और लग गया तो रिजल्ट आ गया। अब इसमें मेरा क्या चीज है, स्वराज्य के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो ये है जाएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है ये आपको स्वराज यानी खुद से राज यानी सेल्फ गवर्नमेंट जो बात किए थे, ये बात किए थे दयानंद सरस्वती। ये याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज का भी स्थापना किया था। क्वेश्चन 59 देख लो, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867-68 में देखोगे प्रार्थना समाज की स्थापना किया जाता है, और इस समय संस्थापक कौन थे ये बताना है। सर जी लाइक करने के लिए सबको बोलिए, ये देखो जबरदस्ती सबसे लाइक करवाएगी, बोल रही है लाइक करने के लिए सबको बोलिए। अरे मन होगा तो करेगा, हमको मन होगा तब हम बोलेंगे लाइक कर दो। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन 60 देखो, 1800 देखो ये दरोगा का क्वेश्चन है। अब यहां से ध्यान के क्वेश्चन देखो, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये दरोगा क्वेश्चन है, पढ़ो और बताओ। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एग्जाम मैंने भी देने गया था ये। ठीक, तो ये बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताओ। ये जो हो जाएगा इसके बारे में 1813 का जो एक्ट है, ये दरोगा का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, अब ये बताना है इसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एक अधिकार पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। भैया पूरी तरीका से कहां से समाप्त किया गया था। ठीक, तो यही सबसे पहले गलती हो गया, यानी ए। बहुत अच्छा, अब लग रहा है दरोगा का कैंडिडेट हो, लग जाएगा, इस बार निकल जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरीका से एक अधिकार नहीं खत्म किया था, क्योंकि 1833 में देखोगे पूरी तरीका से अधिकार खत्म कर दिया गया था। इस समय चीन के साथ और आपको चाय का व्यापार दोनों अभी चालू रहा था। ठीक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता है ये दोनों। ठीक, इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत पर क्राउन के संप्रभुता स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी। बात सही है भैया, ये एक्ट आया ही इसलिए। ठीक ना, फिर देखो कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष दिया जाना था। इसमें ईसाई मशीनरी अंग्रेजी जो भी आए ये प्रचार करने के लिए आ गए, अंग्रेजी ईसाई मशीनरी जो भी आ चुके थे प्रचार करने के लिए आ चुके थे। आगे चल तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के नाम अगर दिया हुआ है तो लगा लो। सर जी पेमेंट नहीं हो रहा है बिहार पुलिस की, आए पैसे कहाँ है, करो आराम से पेमेंट। क्या होगा जी, हाँ जब सच्चिदानंद सिन्हा दिया है तो आराम से लगा लो। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष पूछ रहा है, यानी अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ थे, और इसलिए इनको अध्यक्षता करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को यह सबसे पहले चुने गए। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलो बहुत अच्छा, आगे चलते क्वेश्चन नंबर यह देख लो 62। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। द्विसदनीय विधायिका नहीं है, राज्यों में जो द्विसदनीय विधायिका, जैसे केंद्र में हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हो गया, राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो इसे 6 राज्यों में भी है। 6 राज्यों में आप देखोगे, एक तो अपना बिहार हो गया, एक बिहार के ही बगल में अपना यूपी हो गया, थोड़ा सा नीचे चले जाओ महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र के ही बगल में कर्नाटक हो गया, जस्ट उसके अपोजिट में चले जाओ आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर देखोगे तेलंगाना हो गया। यानी ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर आपको ये है। तो इसमें कहां नहीं है, पंजाब में नहीं होगा। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया विधानसभा के साथ, तो वहां से ये परिषद वाला प्रावधान खत्म हो गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष से संशोधित किया गया। 1952 में वन नीति आया था, वन को बचाने के लिए वन नीति आया था। ठीक ना, सो वन जो होता है ये नीति आया था, और ये देखोगे इसे संशोधित किया गया था। कब किया गया था, 1988 में किया गया था, और कहा गया था कि संतुलित वन होना चाहिए, यानी कि 33% हमारे वन होना चाहिए, ये भी ये कहा गया। और सबसे अधिक वन कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक, और सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। ठीक है,
हाँ, ये भी याद रखिएगा। और अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यह देख लो 64। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है भैया? भारत के दक्षिणतम बिंदु पूछता है, यानी कि ग्रेट निकोबार में देखोगे भारत के दक्षिणतम बिंदु। गुरु जी आपसे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं शुक्रवार को, क्योंकि उधर आना है पटना देवी मोरिया का दर्शन करने। ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, हम रहेंगे, जरूर मिलेंगे आप लोगों से। कोई को भी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। चलो प्रॉब्लम लेकर मतलब इतना मोटरी बांधकर मत आला, अपने लाइफ से सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ने वाला तब बताना। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा भैया? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इससे पहले पिग्मिलियम पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये जो हो जाएगा इंदिरा कोल जो हो जाएगा सबसे उत्तरी हो जाएगा, सरक्रिक जो हो जाएगा सबसे पश्चिमी हो जाएगा, ठीक, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो हो जाएगा वो सबसे पूर्वी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन 65, मेसेथोलीमा फेफड़े का कैंसर का एक प्रकार है, बताओ मेसेथोलीमा क्या है? फेफड़े का कैंसर का एक प्रकार है, जैसे फेफड़े में कैंसर वाला कहा जाता है इसे। ये क्या कहा, ये कहां पर मिलता है? तो जहां पर एबेस्टस का खान होता है, यानी जहां एबेस्टस होता है वहीं पर होता है, और ये फेफड़े को बहुत बुरी तरीका से प्रभावित करता है। ये रेशा के रूप में होता है जो हमारे फेफड़े में चले जाता है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। फेफड़े को एक और चीज प्रभावित करता है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है सिगरेट, गांजा, यानी जितने धुएं वाले चीज है वो भी फेफड़े के ऊपर टार, यानी कि जो तुम पीते हो उसमें देखोगे कि धुआं जो जाता है ऊपर जाकर बैठ जाता है और वही टार हो जाता है, यानी आपको देखोगे प्लाज्मा अवस्था की जैसा वो उसका हाल हो जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 66 देखो, भारत के किस राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार देश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। देश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखोगे, प्रत्येक किलोमीटर में देखोगे 17 लोग रहते हैं। 2011 के अनुसार 17 लोग होते हैं। अरुणाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, ये कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अरे जहां बैठल बड़ा कितना सोचत, 1106। अपना बिहार का कितना है? 1106 है। इसे याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। और बिहार के सबसे अधिक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताओ। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है अपने सबसे पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संवैधानिक निकाय है, यानी विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बताओ, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक निकाय है? ये जो हो जाएंगे हमारे भैया, ये हो जाएंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग हो जाएंगे कौन से आर्टिकल? बहुत अच्छा, 280। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम बताओ। नंद किशोर सिंह, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करेंगे। संवैधानिक बॉडी है, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। ये क्या कहता है? ये बताता है किसके बारे में? केंद्र और राज्यों के पैसे के बंटवारे में। अभी क्या है केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे का नीति क्या है? कितना % केंद्र रखेगा, कितना राज्य रखेगा? ना, 41% रखेगा राज्य, 1% लद्दाख और आपको जम्मू कश्मीर के लिए, और बाकी बचा हुआ केंद्र के पास रहेगा पैसा। समझ गए? पहले 42 और उसका जो बचता था वो चला जाता था। ये जो है पैसे का बंटवारा है। आगे चलो, यहां पर हो जाएंगे आपका वित्त आयोग संवैधानिक बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, केसी नियोगी जो थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन 69 देख लो, लगाओ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ध्यान से देखते कौन सही लगा रहा है। ये क्वेश्चन लगाओ, देखते कौन सा सही लगा रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सही लगाइए। ये अब 12 बजे आप लोग का क्यूज स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे के 15 मिनट पर। और रात को भी मैं सोच रहा हूं 12 बजे रात को एक प्रीवियस ईयर का सेशन आप लोगों के लूं, यानी रात को प्रीवियस ईयर का सेशन चलेगा और दिन में क्यूज चलेगा। गुरुजी हमें नहीं, ऑफलाइन वाले को पढ़ा रहे हैं भैया। तुमको तुम्हारे जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये बताओ कौन होगा इसका आंसर? सी होगा। बताओ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रख सकते हैं। यह भारत के द्विसदनीय सदन के ऊपरी सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545 है। पूछ क्या रहा है? कौन सही पूछ रहा है? इसमें से कौन सही हो जाएगा? देखो, इसमें से कौन ना सही होगा, कौन ना सही होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है इसमें से कौन सही हो जाएगा। पहले था भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो थे, 2 एंग्लो इंडियन का आपको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, बट ये भी
संविधान संशोधन कर अभी प्रावधान देखोगे खत्म कर दिया गया, तो ये भी खत्म कर दिया गया। यानी इसमें से कौन ना है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये देखोगे टोटल 500, आपको पहले 52 थे, अब हो चुके हैं 550 मैक्सिमम संख्या हो सकता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो टोटल गलत है इसमें से, याद रखिएगा। बट संविधान जब लागू हुआ था तो ये वाला बात एकदम सही था, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसका आंसर बदल चुका है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 देख लो। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा के अनुरोध पर लिखा गया। जो मुगल राजकुमारी थे हुमायूंनामा लिखी थी, जो कि किसकी, गुलबदन बेगम किसकी बहन थी? तो हुमायूं की बहन थी। ठीक सर जी, इस बार इतना एग्जाम पैटर्न था, क्या वही पैटर्न रहेगा बिहार पुलिस या थोड़ा उससे हार्ड? थोड़ा इजी रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत ही इजी रहेगा। अपने बुद्धि भी लगाओगे तो तुम लोग सोचो कि अभी लगभग 3500 आपको रिजल्ट दिया है, 3500 रिजल्ट दिया है, 3500 क्या दिया है? रिजल्ट दिया है। अभी का देखो कि कितने पद के लिए? 689 पद के लिए। अगर इसमें देखा जाए फॉर्म की संख्या देखा जाए तो हमें लग रहा है कि लगभग 2.5 लाख कर लो, यहाँ पर 2 पॉइंट मैं मिनिमम मान रहा हूँ, 2.5 लाख तो एग्जाम दिए ही दिए हैं स्टूडेंट। अब ये जो तुम्हारे सामने डाटा है, अब यहाँ पर डाटा देख लो, 21,391 सीट है, रिजल्ट कितना दे रहा है? 1.7, यानी कि 1,07,000 रिजल्ट देना है, 1,07,000 रिजल्ट देना है, देख लो। और लड़का कितना मैक्सिमम फॉर्म इसमें एग्जाम दे सकता है? तो मैं आपको तुमको बता दे रहा हूँ कि 13 लाख मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, 13 लाख लड़का ये आपको देखोगे एग्जाम में बैठेंगे। तो इसमें अंदाजा लगा लो इसके कई गुना ज्यादा है, इसके कई गुना ज्यादा है। देख लो 35 के कई गुना, 3500 के 1,07,000 कई गुना ज्यादा है। तो खुद से अंदाजा लगा लो कि पेपर बहुत इजी रहेगा, 10th लेवल इसीलिए सिलेबस किया गया है कि तुम 30% मार्क्स स्कोर कर पाओ। यानी कि अगर लड़के 60 से ऊपर स्कोर करते हैं तो कोई भी हाल में सिक्योर हो जाएंगे, और लड़की 50 के ऊपर स्कोर करेगी तो कोई भी हाल में सिक्योर हो जाएगी। ये अभी तुम लोग लिख कर मेरा बात रख लो, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। CSBC कुछ अलग तरीके से एग्जाम लेने की तैयारी कर रहा है, यानी कि चोर चुट्टन का पहले ही काम खत्म हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा लिखी थी, और ये किसके अनुरोध पर लिखी थी भैया? अपने अकबर के अनुरोध पर। यानी अकबर ने बोला था कि हमारे बाबूजी के लिए हुमायूंनामा लिख दो, तो उनके बुआ जो थी कही कि चलो ठीक है हुमायूंनामा हम लिख देते हैं। देखो 71 देख लो, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। विश्व जल दिवस, अरे यहीं से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो भैया, तुम लोग ऑनलाइन ही पढ़ो। जो ऑफलाइन पढ़ता है उसको मैं आपको वो चीज नहीं देता हूँ, ऑफलाइन में सामने में जो भी देता हूँ टेस्ट उसको मैं बताता हूँ। यानी ऑफलाइन 3 से 6 बजे बैच चलता है मेरा, वो देखोगे कभी भी लाइव नहीं होता है। 3 से 6 बजे लाइव आप लोग हमको कभी नहीं देखोगे। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो जाएगा तब हो जाएंगे। यानी कि मेरा चलता है और मैथ वाला सर का लगातार क्लास चलते रहता है, और मैं लड़कों से बात करता हूँ, यानी कि उनको समझाता हूँ। ये 50 क्वेश्चन बनाना है तो उसको 2-2.5 घंटे तक मैं आपको समझाता हूँ, टेस्ट लेता हूँ सामने। ये देखो वो ऑनलाइन में जो होता है वो अलग में टाइम आपको पता ही है। ठीक, विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये आपको कब मनाया जाता है बताओ यहाँ पर? तो 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसन कन्वेंशन हुआ था 1971 में, और आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, 16 सितंबर को आपको जो हो जाता है ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। ठीक ना, इसे भी याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लो, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावन होता है, कहां पर होता है? HCl। HCl कहां स्रावित होता है बताओ? पेट में। पेट के जीवाणु जो खतरनाक होते हैं उसको मार देता है ये। ठीक है, और प्रोटीन को पचाने में भी ये सहायता करता है। ये क्या हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएंगे? पेट हो जाएंगे। ठीक ना, पेट हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, सूरज और तारे का ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? देखो ये हिंदी में आ गया, ये हिंदी में क्वेश्चन आ गया। तो सूरज और तारे का जो ऊर्जा का स्रोत है ये देखोगे क्या है बताना है। तो सूरज या तारे में देखोगे हाइड्रोजन पाया जाता है 71%। ठीक, अपना पृथ्वी पर पानी भी कितना पाया जाता है? 71% पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। सूरज में आप देखो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और नाभिकीय क्या होता है? संलयन होता है, यानी कि नाभिक जुड़ते हैं, छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक बनाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि जो थे ये त्याग दी थी, आपको बताना है। नाइटहुड की जो उपाधि थी त्याग दी थी। ठीक, अभी जो भी पटना में स्टूडेंट रह रहे हैं, अभी जब मैं क्यूज कराता हूं तो आ सकते हैं, अभी आकर बैठे, कोई दिक्कत है? बढ़िया लग रहा है?
कोई दिक्कत नहीं, बैठिए लोग, तो आप भी आ सकते हैं, बैठिए, क्या दिक्कत है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसके विरोध में आपको ब्रिटिश नाइटहुड के त्याग दिए थे, वो कौन था, ये जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग था, ये याद रखिए। कब हुआ था बताइए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जनरल डायर ने गोली चलवाया था, ठीक। तो ये हो जाएगा जलियांवाला, ये अमृतसर में है जलियांवाला बाग स्थित। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है। तीर्थंकर जो होते हैं जैन धर्म के 23वें, उनका नाम बताना है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, लगाइए क्वेश्चन, ठीक। कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे, बहुत अच्छा, ठीक। 24वें जो हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे, पहले जो हो जाएंगे ऋषभ देव हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76 देख लो। विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखो जो भी पूछे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व जो मजदूर आपको सभा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों का मुख्यालय बस आंख बंद कर क्या लगा देना होगा, जनेवा। और जनेवा कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसे भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 देखो। महाकुंभ मेला जो लगता है 4 जगह पर लगता है, कितने कितने अंतराल पर लगता है ये बताना है, 12 वर्ष पर लगता है, बहुत अच्छा, हर एक 12 वर्ष पर लगता है महाकुंभ मेला। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 78। जल्लीकट्टू नामक जो आपको त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सांड को दौड़ाया जाता है जल्लीकट्टू में, यह जल्लीकट्टू कहां मनाया जाता है ये बता रही है, कहां पर हो जाएगा। हाँ, जो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर होगा मैं कभी छोटा सा वीडियो में समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक। अब बाकी ऑनलाइन पढ़ रहे हो पढ़ो यार, ये इसमें घर से पढ़कर निकाल सकते हो, काहे इतना तुम लोग चिंता कर रहे हो। बस 2-3 घंटा पढ़ते रहो डेली, बिहार पुलिस में नहीं रिजल्ट आएगा देन हमसे आकर पूछना आप लोग, ठीक। 3 से 4 घंटा डेली पढ़ो, एकदम रिजल्ट आ जाएगा। कहीं से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन लगातार। अब 100 दिन भी नहीं बचा हुआ है, 90 दिन तुम्हारे पास बचा हुआ है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, फिर देखो तुम्हारे शरीर पर एकदम वर्दी चौचक चढ़ेगा, फिर मजा आएगा उस दिन, ठीक ना। तो चिंता मत करो तुम लोग। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू नामक त्योहार इसमें तमिलनाडु में, बहुत अच्छा, किसमें, तमिलनाडु का त्योहार है जल्लीकट्टू। मूवी भी आया है जल्लीकट्टू, जानते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो। आसियान के सदस्य में शामिल नहीं है, आसियान के एक सदस्य में देखोगे कौन सा शामिल नहीं है, आराम से लगा लोगे। आसियान के सदस्य में कौन से शामिल नहीं है, मलेशिया भी शामिल है, सिंगापुर भी शामिल है, थाईलैंड है, म्यांमार, ये सब मतलब हमने जो ये इधर है ना पूरब में, दक्षिण पूर्वी जो हो जाएंगे वो सभी शामिल है 10 ये कोरिया नहीं होगा, कोरिया थोड़े ना शामिल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ की स्थापना देखोगे, जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना और आईएमएफ स्थापना किया गया था, ब्रिटिश वुड सम्मेलन जो हुआ था 1944 में, से जुड़वा कहा जाता है बहन इन लोगों को। तो ये कहा जाएगा, ये कहाँ हुआ है आपको इसका मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है और इसका भी मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की संख्या अभी 190 है, इसे भी याद रखिएगा। बात यहाँ पर खत्म हुआ और टोटल देखो मैंने 80 क्वेश्चन आज कराया, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करते रहो। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक का बटन दबा दो, क्या दिक्कत है। चलो बहुत अच्छा, बताओ स्कोर कितना हुआ आप लोगों का। एग्जाम का भी एक्यूरेट डेट नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आप लोगों को जानकारी जरूर दूंगा।